हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सभी को? निकिता, अंजना, सृष्टि गोयल, सुरंजना वर्मा, साक्षी यादव, साक्षी यादव, आवाज पहुंची है बेटा? आपने चैट में लिखा आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अब साक्षी? हाँ निकिता, अंजना, अब आ रही मैम, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब आ रही है ना? तो ठीक है बेटा, एडमिट में कर रही हूँ, अपन से कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही थी, एक चैट में मैंने देखा अभी आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, तो बोल देते बेटा। चलो चैट में देख लिया, अंजलि जलवानी आई है, इनको एडमिट कर दिया, अंजलि जलवानिया को। आप सुन ही नहीं रहे। अच्छा बेटा, शेयर स्क्रीन अब तो आ रही होगी। आवाज नहीं आए तो बोल देना बेटा, चैट में लिख देना। तो जल एवं विलयन, वाटर एंड सॉल्यूशन। जल के बारे में, जल सभी सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। तो अधिकतर पौधों में जल की मात्रा कुल भार का लगभग 70 से 95% तक होती है, परंतु काष्ठीय ऊतकों में जल की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो शुष्क बीजों में जल की मात्रा अत्यधिक कम होती है, जबकि जल जीवन का आधारभूत अणु है। व्हाट इज द बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ? जो कोशिकाओं के भीतर तथा बाह्य वातावरण में भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। जल के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति जलीय माध्यम में हुई है तथा जीवन के विकास में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए कहना उचित है कि जल ही जीवन है। तो we are talking about the importance of water to plant life. पौधों में जल का महत्व। तो पौधों में जल के महत्व का कार्य मतलब बात कर रहे हैं अपन। तो पौधों में जल के कुछ सामान्य कार्य निम्न प्रकार है। एक है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का घटक। तो जल प्रोटोप्लाज्म का आवश्यक घटक है और जल प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठक अणुओं, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स की संरचना व कार्य के लिए उत्तरदायी है। यदि प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा कम हो जाती है तो कोशिकीय क्रियाएं मंद हो जाती हैं तथा जल की मात्रा क्रिटिकल लेवल से कम होने पर कोशिका मृत हो सकती है। कुछ कोशिकाएं जैसे कि बीजों में अत्यंत न्यून जल की मात्रा पर भी जीवनक्षम बनी रहती है, परंतु इन्हें सक्रिय होने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं एज ए सॉल्वेंट, विलायक के रूप में। तो जल सजीव कोशिकाओं में सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का कार्य करता है, जिसमें आवश्यक गैसेस, खनिज, लवण तथा कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। अर्थात पादप कोशिकाओं में जल विलयन के रूप में होता है, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस प्रकार ये विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में माध्यम का कार्य करता है। अब बात करते हैं एज ए ट्रांसलोकेशन मीडियम, स्थानांतरण माध्यम। तो जल जैविक तंत्र में पदार्थों के स्थानांतरण का माध्यम है, जिसके द्वारा गैसें तथा खनिज, लवण आदि बाह्य वातावरण से पादप में तथा पादप के एक भाग से दूसरे भाग में विसरित होते हैं। जाइलम व फ्लोएम के माध्यम से खनिज, लवणों व कार्बनिक पदार्थों का परिवहन भी विलयन के रूप में होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है रासायनिक अभिकारक के रूप में एज ए रिएक्टेंट। तो जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक अभिकारक के रूप में क्रिया करता है और इस अभिक्रिया में जल अपघटन द्वारा हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयंस का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन आयंस का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट्स, विलयों के आयनीकरण में। तो जल अणु
जल अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है और जल में घुलने पर विलय अणु आयनीकृत हो जाते हैं तथा इन आयनों को जल अणु घेर कर इनके चारों ओर हाइड्रेशन शेल बनाते हैं। इस कारण आयन एक दूसरे से पृथक रहते हैं तथा डिफ्यूजिबल विसरणशील बने रहते हैं। नेक्स्ट है गुरु अणुओं का अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कोशिकाओं में प्रोटीन, स्टार्च आदि गुरु अणुओं का अपघटन जल द्वारा होता है, जिससे इनका परिवहन तथा उपभोग संभव हो पाता है। नेक्स्ट है अंगों की स्थिति में इन टर्जिडिटी ऑफ द ऑर्गन्स। तो पादप कोशिकाओं में अधिकतर जल रिक्तिकाओं में संग्रहित रहता है, जिससे कोशिकाओं तथा पादप अंगों की स्थिति बनी रहती है। स्थिति कोशिकाओं की वृद्धि तथा विभाजन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार बात करते हैं प्लांट मूवमेंट्स, पादप गतियां। तो विभिन्न पादप अंगों की गतियां जैसे रंध्रों का खुलना व रंध्रों का बंद होना, पुष्पों का खुलना व पुष्पों का बंद होना, अनेक फलों का स्फुटन, पर्णगति आदि इन भागों में स्थिति परिवर्तन से होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेटर, ताप नियंत्रक। तो जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट द्रवों में सर्वाधिक होती है तथा इसकी वाष्पन ऊष्मा हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी अधिक होती है। तो इन विशिष्ट लक्षणों के कारण सतत रूप से विकिरण अवशोषण के पश्चात भी पादप का तापमान नियंत्रित रहता है। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र का माध्यम। तो जल अनेक जलीय व निम्न पादपों के जीवन चक्र का माध्यम है। विभिन्न पादपों के बीजों, फलों तथा बीजाणुओं का प्रकीर्णन भी जल के माध्यम से होता है। अनेक स्थलीय पादपों जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में निषेचन की क्रिया जल की उपस्थिति में ही होती है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जल अणु की संरचना। तो ये जो डायग्राम है वो दिखा रही है जल अणु की संरचना। एक डायग्राम है जल अणु की संरचना। तो किसकी बात कर रहे हैं? जल के विभिन्न गुण तथा उपयोग इसकी रासायनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। एक जल अणु एक ऑक्सीजन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप ए डायग्राम में देख रहे हो। तो एक जल अणु एक ऑक्सीजन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु असममित इलेक्ट्रॉन वितरण के कारण इसका एक सिरा दूसरे सिरे की तुलना में धनात्मक आवेशित होता है। इस प्रकार जल अणु में इलेक्ट्रिक पोलैरिटी पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन धनात्मक आवेशित होता है तथा ऑक्सीजन ऋणात्मक आवेशित होता है। तो देख लो बेटा, 2 तो हाइड्रोजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन धनात्मक आवेशित होता है तथा ऑक्सीजन ऋणात्मक आवेशित होता है। इस प्रकार जल अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरे डाइपोलर अणुओं से क्रिया करता है। तो शुद्ध जल तथा तनु जलीय विलयन में एक जल अणु के धनात्मक क्षेत्र या ध्रुव तथा दूसरे पास के अणु के ऋणात्मक क्षेत्र के मध्य आकर्षण के फलस्वरूप हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। क्या बता रहे? मतलब इस प्रकार जल अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरे डाइपोलर अणुओं से क्रिया करता है। तो शुद्ध जल तथा तनु जलीय विलयन में एक जल अणु के धनात्मक क्षेत्र या ध्रुव तथा दूसरे पास के अणु के ऋणात्मक क्षेत्र के मध्य आकर्षण के फलस्वरूप हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड
सहसंयोजी बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड सहसंयोजी बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। एक जल अणु 4 जल अणुओं द्वारा घिरा रहता है, जिससे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो बर्फ में ये बॉन्ड्स चतुष्फलकीय विन्यासित होते हैं। बर्फ मतलब आइस में ये बॉन्ड, ये बंध चतुष्फलकीय विन्यासित होते हैं। इसलिए बर्फ में जल अणु नियमित चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्रव जल में जल अणु अनियमित विन्यासित होते हैं, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ बंध एक के बाद एक टूटते रहते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, बर्फ में जल अणुओं का चतुष्फलकीय विन्यास। ये है बर्फ में, ये जो भी डायग्राम देख रहे हो, तो बर्फ में दिखाया है ये कि बर्फ में जो जल अणु हैं उनका चतुष्फलकीय विन्यास कैसा है। तो क्या बताया, जो बर्फ है, मतलब किसकी बात कर रहे थे, आइस में ये बॉन्ड्स चतुष्फलकीय विन्यासित होते हैं, इसलिए बर्फ में जल अणु नियमित चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैम बोल आवेशित सतह के निकट जल अणु भिन्न विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। हाँ बेटा, क्या कोई को कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? बेटा सृष्टि, आप इसलिए फोन कर रहे थे क्या? सृष्टि भी ज्वाइन हो गई, ये आवाज नहीं आ रही थी। सृष्टि इसलिए फोन कर रहे थे क्या आप? अच्छा बेटा, हाँ मैम। अच्छा कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं तो चलो आगे मैं एक स्लाइड और बता देती हूँ अभी शेयर करके। तो अपन किसकी बात करते हैं, आवेशित सतह के निकट जल अणु भिन्न विन्यास ग्रहण कर लेते हैं जब जल में अकार्बनिक लवण को घोलते हैं, तो लवण धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में विघटित हो जाता है। प्रत्येक आयन जल अणुओं द्वारा घिरा रहता है, जिसे हाइड्रेशन शेल कहते हैं। देखो बेटा, ये डायग्राम दिखाया है हाइड्रेशन शेल का। तो इसमें क्या हुआ, प्रत्येक आयन या कैटायन जल अणुओं के द्वारा घिर जाता है। ये घिरा हुआ है, जल अणुओं के द्वारा घिर जाता है, जो मैं एरो घुमा रही हूँ, जिसे हाइड्रेशन शेल कहते हैं। इस प्रकार आयन एक दूसरे से पृथक रहते हैं तथा विसरणशील भी बने रहते हैं। तो जल कार्बनिक अणुओं के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मुख्य रूप से जिसमें कार्बोनाइल हाइड्रोक्सिल तथा अमीनो समूह उपस्थित होते हैं। मेन बात करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो इंग्लिश में बता दूंगी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के भौतिक रासायनिक गुण। तो पहला है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने के कारण इसके अणुओं के मध्य, मतलब जल अणुओं के मध्य गठबंधन है, जल अणुओं के मध्य एसोसिएशन है। यदि जल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक नहीं होता तो कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का संपन्न होना संभव नहीं होता। एक बात करते हैं गलनांक, जिसको कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जल का मेल्टिंग पॉइंट भी सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और यह भी जल अणुओं के मध्य प्रबल इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स का परिणाम है। अब बात करते हैं घनत्व, डेंसिटी। तो जल का सर्वाधिक घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और इस गुण के कारण अत्यधिक न्यून तापमान पर भी जल गहरी झीलों तथा समुद्र में जम नहीं पाता है। जब निचले स्तरों के जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो जल ऊपर उठता है तथा सतह पर जम जाता है, तथा नीचे स्थित जल का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सतह पर जमी झील के नीचे
स्थित जल में सजीव जीवित रहते हैं। एक है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। तो जल की स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, तरल तरल अमोनिया के बाद सर्वाधिक होती है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह ऊर्जा है जो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक होती है। मतलब स्पेसिफिक हीट क्या है? किसी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट वह ऊर्जा है जो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक होती है। और इस गुण के कारण जल के गर्म होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण यह सजीवों के तापमान नियंत्रण में सहायक होता है। नेक्स्ट है वाष्पन ऊष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जल की उच्च वाष्पन ऊष्मा होती है, जल की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। और वाष्पन ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम द्रव लिक्विड को वाष्प वेपर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। तो वाष्पन ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम द्रव को वाष्प वेपर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। तो जल की वाष्पन ऊष्मा 540 कैलोरीज तथा 596 कैलोरीज होती है। और उच्च वाष्पन ऊष्मा हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी सजीवों के तापमान नियंत्रक में सहायक होती है। एक है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो जल की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट का मान भी उच्च होता है। वह ऊर्जा जो 1 ग्राम ठोस को जमाव बिंदु पर लिक्विड में परिवर्तित करने में आवश्यक होती है। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो पानी के जमाव से पूर्व भारी मात्रा में ऊष्मा का विमोचन होता है, जो वास्तव में कोशिकाओं में जल के जमने को रोकती है। फिर अपन देखते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो वह बल जो जल की सतह पर क्रियाशील होता है, जो जल की सतह पर किसको देख रहे हैं? सरफेस टेंशन। तो वह जो जल की सतह पर क्रियाशील होता है, जल का सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव कहलाता है, जिसका मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 अर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस गुण के कारण, मतलब सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण जल केशिका नली कैपिलरी ट्यूब में 120 सेंटीमीटर तक चढ़ सकता है। मतलब क्या कहते हैं? मतलब यह जो जल के सरफेस टेंशन, मतलब जल में क्या पाया जाता है? सरफेस टेंशन पाया जाता है, पृष्ठ तनाव पाया जाता है। और पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण जल केशिका नली मतलब कैपिलरी ट्यूब में 120 सेंटीमीटर तक चढ़ सकता है। और जल के इसी गुण के कारण पौधों में वाहिकाओं द्वारा रसारोहण होता है। अब बात करते हैं तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जल अणुओं के मध्य कोहिजन एंड एडिशन के कारण इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें तनन सामर्थ्य या प्रत्ययस्थता, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। और जल का यह गुण रसारोहण में सहायक होता है। इसी प्रकार बात करते हैं विस्कोसिटी, विस्कसता। तो जल की विस्कोसिटी या क्षयंता
द्रव अवस्था में कब होती है। इसी कारण यह पौधों में आसानी से बहता है। तो तापमान में वृद्धि से क्षयांता या विस्कोसिटी में कमी होती है और जल रंगहीन होता है, इसलिए इसमें प्रकाश गहराई में प्रवेश कर सकता है, जिससे गहरे जल में पाए जाने वाले पादपों में प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त पत्ती के भीतरी ऊतकों तक प्रकाश प्रवेश कर पाता है। तो जल अनेक जैविक क्रियाओं जैसे विसरण, परासरण व अंतःचूषण का प्रदर्शन करता है। उपरोक्त गुणों के कारण जल विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए पादप कोशिकाओं तथा ऊतकों में आदर्श माध्यम का कार्य करता है। अब अपन देखते हैं जल के कुछ प्रमुख फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, मतलब भौतिक रासायनिक लक्षण। तो जल का जो अणुभार होता है, जिसको क्या मॉलिक्यूलर वेट कहते हो, वो क्या है, फिजिकल कांस्टेंट कितना है, 16 है। बॉइलिंग पॉइंट जल का कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार घनत्व देखते हैं, जल का डेंसिटी कितनी है, 0.999 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, 1.00 है। इसी प्रकार स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जल की कितनी है, 1.0 कैलोरीज। इसी प्रकार लेटेंट हीट कितनी है, गुप्त ऊष्मा 80.0 कैलोरीज। और जल का जो वेपोराइजेशन हीट है, वाष्पन ऊष्मा है, वो 59 कैलोरीज है। और सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव कितना है, 72 है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और विस्कसता, विस्कोसिटी कितनी है जल की, 1.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 10.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो पादप कोशिकाओं में जल शुद्ध रूप में ना होकर विलयन के रूप में पाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के विलय घुले रहते हैं और विलयन की सांद्रता के अनुसार इसके विभिन्न कॉन्स्टेंट्स भी शुद्ध जल से भिन्न हो जाते हैं व इनकी मात्रा विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अपन ने क्या देखा आज, वो मतलब प्लांट वाटर रिलेशंस पढ़ रहे थे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ। तो ऑफ ऑल द वाइटल सब्सटेंसेस essential for the plant growth and development, water is needed in enormous amounts. So water is present throughout the plant body and water constitutes nearly 70 to 80% of the fresh weight of the plant, and in some of the growth cells the water level may be up to 90%. So water plays several roles in the life of higher plants. So what is the role of water? First point is water is a major component of the plant body. Water is a major component of the plant body, and water is an essential solvent in which mineral nutrients are dissolved, and these mineral nutrients which are dissolved in water are translocated from the roots to the apex of the plant body. Next, water is essential for the normal activity of the cells. मतलब water is essential, बहुत ही आवश्यक है for the normal activity of the cells, and cells can survive with a reduced water content, but they require more water to become active. Next point, large number of metabolic reactions take place in water medium. मतलब water medium में भी क्या होती है, metabolic reactions होते हैं. So we can say large number of metabolic reactions take place in water medium, and water maintains the structure of nucleic acids, proteins by supplying hydrogen bonding. Next we can say what is the role. Several processes like photosynthesis use water as a reactant or raw material. It provides hydrogen for reducing carbon dioxide during carbon assimilation. So water helps in maintaining the turgidity of the cells. Thus, water helps the cells to retain their tensile strength and provides proper shape to the cells.
So turgidity is essential for the opening of the stromata and also for the activity of the several organelles. So turgor pressure developed due to the entry of water inside the young cells is instrumental in producing growth. The elongation of roots and their penetration through the soil are dependent upon the turgor pressure. In addition, the opening of flowers, folding of leaves occur due to the changes in the turgidity of the cells. So water acts as a temperature buffer. Since water has exceptionally high specific heat, तो water की चूंकि specific heat बहुत high होती है, so water acts as a temperature buffer and it is 1 calorie per gram of water for 1 degree centigrade change in temperature. Water molecules have the unique property of adhesion and cohesion, and thus these processes, that is adhesion and cohesion, keep the water molecules together. This property helps in upward movement of water in the plant body. अपन देखते हैं water molecules में क्या होता है, adhesion होता है, cohesion होता है. तो cohesion between the water molecules helps in keeping the water molecules together. And water is also a metabolic end product of respiration. Last, water has a high dielectric constant. This helps in ionization of the solutes, and the negative side of water molecules is attracted over the positive ion, while the positive side of its molecules comes close to the negative ion. Now, what is the chemistry of the water molecule? A water molecule is made up of 1 atom of oxygen and two atoms of hydrogen. A water molecule, जैसे आप जानते हो, it is made up of 1 atom of oxygen and 2 atoms of hydrogen. The hydrogen atoms are connected with the oxygen atom by covalent bonds. So the oxygen atom attracts the electrons to a greater extent than do the hydrogen atoms. The shared electrons are therefore nearer to the oxygen atom. The angle between the 2 hydrogen atoms of the water molecules is about 105 degree instead of 180 degree. कहने का मतलब है जो एंगल होता है किसके बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में of the water molecules, वो 105 डिग्री होता है. तो the oxygen end of the water molecule has a slight negative charge, while the ends bearing the hydrogen atoms show a slight positive charge. So now we will talk about the properties of water. तो इसको अभी 2:05 बजे, हाँ बेटा कुछ पूछना है तो उससे पूछ लो. वाटर मॉलिक्यूल्स में तो नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद.